आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। निमाड़ की राजनीति के चाणक्य जितेंद्र सुराणा ने गुजरात में दिखाया जलवा। कांग्रेस के अभेद गढ़ में लहराया भाजपा की जीत का परचम। सुनिए गुजरात में भाजपा की शानदार जीत एवं कांग्रेस की करारी हार का सटीक विश्लेषण। देखिए आजाद हिंदुस्तान के साथ गुजरात की गरबाड़ा विधानसभा सीट पर जीत के हीरो जितेंद्र सुराणा के साथ। आजाद हिंदुस्तान लाइव में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम मुलाकात करने आए हैं निमाड़ की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले श्री जितेंद्र जी सुराणा से, जिन्होंने निमाड़ में तो अपनी चाणक्य नीति के जलवे कई बार दिखाए, लेकिन इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव में ऐसे क्षेत्र में जहां पर भारतीय जनता पार्टी को कभी सफलता नहीं मिली, ऐसे क्षेत्र में उन्होंने शानदार सफलता भारतीय जनता पार्टी को दिलवाई। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार की रिकॉर्ड जीत हासिल की है, 156 सीटें, और उस जीत में एक महत्वपूर्ण भूमिका श्री जितेंद्र जी सुराणा की भी रही, क्योंकि वो चुनाव में बड़ी मजबूती से लगे रहे। कैसे कांग्रेस की इतनी बड़ी हार हुई, कैसे भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी जीत हुई, इन सभी प्रश्नों को लेकर हम आज उपस्थित हैं श्री जितेंद्र जी सुराणा के पास। जितेंद्र भाई, आपको बहुत बहुत बधाइयां। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी को आपने शानदार जीत दिलाई। जीत में भूमिकाएं तो सभी की है, लेकिन ऐसी जगह पर जीत जहां पर कभी कांग्रेस, कभी भारतीय जनता पार्टी कभी जीत नहीं पाई थी, कांग्रेस का बोलबाला था, ऐसी सीट पर आपने जीता। सबसे पहले शुरुआत हम यहीं से करते हैं कि गुजरात विधानसभा चुनाव में आपको पार्टी ने वहां नियुक्त किया या आप किसी आपसी संबंधों को भुनाने के लिए वहां गए, उनकी सहायता करने के लिए गए, या संगठन ने कोई बड़ी जवाबदारी दी? आदरणीय नवरत्नमल जी, आप समय समय पे आजाद हिंदुस्तान राजनीति के अलग अलग विषयों पे रूबरू कराते रहते हैं। मैं आपका हृदय से आभारी हूं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे क्षेत्र के और आपके सभी इस चैनल को देखने वालों को गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की जीत की बधाई देना चाहता हूं। यह हमारे नेतृत्व के प्रति जनता का विश्वास भी बताती है और कार्यकर्ताओं के परिश्रम को भी दिखाती है। हम भी आशा रखते थे कि गुजरात में 130 प्लस सीटें आएगी, मगर राष्ट्रीय नेतृत्व ये बार बार कह रहा था कि हम 150 से ऊपर जाएंगे, और वैसा ही हुआ। मुझे भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से गुजरात के मध्य जोन में जो 37 विधानसभा सीटें जो बड़ौदा के आसपास की है, मध्य प्रदेश की सीमा से लेकर के बड़ौदा तक की, उस टीम में शामिल किया गया था। मैं और मेरे साथ झाबुआ के श्री शैलेश दुबे, वो पूर्व में जिलाध्यक्ष रह चुके हैं 2 बार, उनको ये गरबाड़ा विधानसभा सीट दी गई थी, जो मध्य प्रदेश की झाबुआ और आपके अलीराजपुर जिला से लगी हुई है। ये सीट परंपरागत कांग्रेस की सीट रही है। यहां से कांग्रेस की प्रत्याशी चंद्रिका बेन जो है पिछले 3 बार से लगातार विधायक रही, और हम लोग सितंबर में वहां पे काम करने गए। पिछले 3 माह में अलग अलग स्टेप पे पार्टी ने वहां हमको भेजा, और अभी तो चुनाव के पिछले 1 माह से कंटिन्यू वहीं रहे। तो पार्टी की व्यवस्था के तहत भेजा गया था। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री जीतू जयाती जी और श्री श्याम महाजन जी जो हैं, वो हमारा नेतृत्व कर रहे थे, और श्री तेज बहादुर सिंह जी और अनंत पवार जी जो है वो जिले का नेतृत्व कर रहे थे, और हम लोग विधानसभा पे काम कर रहे थे। तो पार्टी की व्यवस्था के तहत ही हमको भेजा गया था। चुनाव प्रचार के दौरान एक बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि कांग्रेस भले ही सतही स्तर पर सामने उनके नेता, शीर्ष नेता नजर नहीं आ रहे हों, लेकिन कार्यकर्ताओं को आह्वान करते हुए उन्होंने कहा था
कि कांग्रेस ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी बारीकी से जमीन स्तर पर काम कर रही है, इसलिए उनको कमजोर आंकना हमारी भूल होगी। उससे आप कार्यकर्ता सावधान रहें। और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कांग्रेस हमेशा मजबूत रही है। आदिवासी क्षेत्रों के अंदर गुजरात में कांग्रेस का एक वोट बैंक रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर आपने उसको कैसे पलटा, कैसे इतनी बड़ी जीत आपने दर्ज करवाई? खासकर आपकी विधानसभा क्षेत्र जो आपको जिम्मेदारी दी गई थी वो तो आदिवासी भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी है, तो आपने कैसे सफलता मिली आपको? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। गुजरात में ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस की जड़ें बहुत गहरी थी और प्रधानमंत्री बार बार इसी की ओर इशारा भी किया उन्होंने कि हमको ग्रामीण और जो आदिवासी क्षेत्र है उसमें बड़ी मेहनत की आवश्यकता है। और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व से लेकर के प्रदेश नेतृत्व, जिला नेतृत्व और जनप्रतिनिधि सभी लोग प्रधानमंत्री की इस बात को फोकस करके नीचे तक रूरल एरिया में लगे। एक बात और देखने में आई कि वहां जिला पंचायत, जनपद पंचायत के जो चुनाव होते हैं वो सिंबल पे होते हैं, कमल के फूल पे और हाथ के पंजे इस तरह के पार्टी स्तर पे होते हैं। तो 2017 से लेकर के और 2022 तक अभी तक पिछले 5 सालों में पार्टी ने ग्रामीण क्षेत्र में इन चुनावों पर बहुत ही बढ़िया ढंग से काम किया और वहां अपनी नीचे की टीमें बहुत मजबूत की, जिसका ये परिणाम भी, वो चीजें भी इसमें बहुत सहायक रही। बाकी इस चुनाव में तो विशेष रूप से पार्टी ने हर स्तर पे ग्रामीण क्षेत्र को फोकस किया और जहां तक हमारे मध्य प्रदेश के जो कार्यकर्ताओं को काम दिया था वो मुख्यतः नीचे बूथ स्तर का ही काम दिया था। हम लोगों ने सितंबर में शक्ति केंद्र, जो पार्टी की एक व्यवस्था है, जैसे अपने यहाँ जनपद क्षेत्र होता है उसको भारतीय जनता पार्टी शक्ति केंद्र कहती है और वहां उसको तालुका सीट बोलते हैं। जनपद, अपने यहाँ जनपद सीट बोलते हैं, तालुका सीट बोलते हैं। तो उस तालुका सीट में हमारी विधानसभा में 48 तालुका सीट है। उन 48 ही तालुका सीटों पे हमने सबसे पहले प्रारंभिक तौर पे बैठकें करी। वहां पे कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी के बजाय कमल के फूल को प्रत्याशी बताते हुए पार्टी पे लिंक करने का पूरा प्रयास किया, क्योंकि ये सीट भारतीय जनता पार्टी के हलकों में ये कही जाती थी कि कांग्रेस के लोग वहां भाजपा के जो अहम लोग हैं उनमें फूट डाल करके और जीतते रहे। तो हमने इस बार पूरी कोशिश ये की कि भाजपा का संगठन एकजुट रहे, उसको कोई ध्वस्त नहीं कर पाए और सीट को आसानी से जीता जा सके। तो इसी रणनीति के तहत हर कार्यकर्ता को पार्टी पे विश्वास जताते हुए पार्टी के मंच पे खड़े रहने के लिए आह्वान किया। देन शक्ति केंद्र के बाद हम जब नीचे गए तो वहां तालुका पे गए और तालुका के बाद बूथ स्तर की बैठक की और वहां का संगठन जो है उसने हर मौके पे, हर जगह पे बहुत अच्छा सपोर्ट किया, साथ दिया, हर तरह की व्यवस्थाओं में सहयोग दिया। हमने जो जो चीजें उनको बताई कि हाँ इस तरह से ये किया जाना चाहिए, उस पर अमल किया। ये एक बहुत देखने में आया कि नीचे से जो भी फीडबैक देते थे उसका रिएक्शन सेकंड या थर्ड डे ही सामने आ जाता था। तो ये इस तरह के जीत में महत्वपूर्ण यही रहा कि जो भी नीचे से फीडबैक देते थे उस पर तुरंत अमल होकर के और आगे की व्यवस्थाएं लगाई जाती थी। कांग्रेस की सबसे बड़ी हार और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जीत, मैं समझता हूं अब तक का रिकॉर्ड कांग्रेस का नाम था, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया। 156 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेके आई। 56 इंची सीना मोदी जी का कहा जाता है और 156 सीटें लाकर उन्होंने इस बात को और मजबूती से लोगों के सामने रख दिया है। मैं जानना चाहूंगा कांग्रेस की इतनी बड़ी हार के पीछे कारण क्या रहा? आम आदमी पार्टी की एंट्री या फिर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का वहां नहीं जाना या भारतीय जनता पार्टी के अंदर कांग्रेस के आए हुए लोग, उसमें खासकर हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर, इन लोगों के आने से, पटेल समुदाय के भारतीय जनता पार्टी में आना, किसे आप मुख्य कारण मानते हैं कांग्रेस की हार का और भारतीय जनता पार्टी की जीत का? देखिए, हमारे राजनीतिक गुरु जो है कैलाश पंडित जी कहते हैं कि राजनीति 100 बंबुओं का एक तंबू है। कोई 1-2 बंबू खसक जाए
तो तंबू नीचे आ जाएगा। जब सोई तंबू एक दिशा में काम करते हैं तो उसके परिणाम मिलते हैं। आपने जो जो विषय बताए, हार्दिक पटेल जी, आप देखिए पिछले चुनाव में पाटीदार आंदोलन बहुत चुनाव के परिणामों पर हावी रहा। 2017-18 के दौर में आरक्षण भी पूरे देश में एक विषय था। हमने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान उस समय में खोया। गुजरात में भी सीटें काफी प्रभावित रही, मगर पिछले 5 सालों में इन सब विषयों पे बरोबर काम हुआ और संगठन ने भी नीचे अपनी पेट बढ़ाई। आम आदमी पार्टी के आने से कहीं कांग्रेस डैमेज भी हुई, मगर ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ कांग्रेस का वोट ले गई। कांग्रेस का जो वोट टूटता तो वो भारतीय जनता पार्टी को भी मिलता। ऐसे में आम आदमी पार्टी को चले जाने से भाजपा का भी कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। हो सकता है कि हमारी जीत इससे भी ज्यादा होती, क्योंकि जो टूटा कांग्रेस से वो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में ही आता। तो बहुत सारे के अलग अलग सीटों पे अलग अलग कारण हैं चुनाव जीतने के, मगर बेहतर मैनेजमेंट इस चुनाव में रहा। हर विषय पे ध्यान दिया गया, हर जनता की जो चुनाव में ऐसे फैक्टर थे जिन पे मतदान भाजपा के पक्ष में हो सकता था वो किया। गुजरात में एक बड़ा कारण इस चुनाव का जो सबसे महत्वपूर्ण रहा वो कम मतदान पे भी भाजपा का जीतना। ये बताता है कि भाजपा ने कितने अच्छे ढंग से चुनाव लड़ा। नहीं तो हमेशा ये कहा जाता है कि कम मतदान यानी भाजपा की हार, क्योंकि जब पहले दौर का मतदान हुआ कम तो यही कहा गया कि भाजपा को इस चिंताएं बढ़ा दी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परिणाम आए तो उसका भी लाभ भाजपा को मिला। तो ये कहीं ना कहीं अमित शाह जी की, नरेंद्र मोदी जी की, या भार्गव भट्ट जी की, या रत्नाकर जी की, मुख्यमंत्री जी की, प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिल जी की, इन सबकी हर विधानसभा पे अपनी अपनी अलग अलग नजर और वहां के चुनाव के जो भी घटक हैं, वहां के जो चुनाव के महत्वपूर्ण फैक्टर हैं, उन पे सब चीजों के हिसाब से प्रबंधन करना, कहां वोट कम कराना, कहां ज्यादा कराना, ये सब चीजें भी उन्होंने चीजों को समझी और अच्छा बेहतर परिणाम आया। कांग्रेस लगातार आरोप लगाती है कि आप पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को इतना हाईलाइट कर दिया था कि उसकी वजह से कांग्रेस के वोट डिवाइड हो गए और उसके बाद अचानक आम आदमी पार्टी को गायब कर दिया गया, जिसके कारण से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। तो कैसे मैनेज कर लेते हैं आप ओवैसी जी को, आम आदमी पार्टी को? देखिए, ये अक्सर कांग्रेस का कहना है कि ओवैसी जी और केजरीवाल जी के जो पार्टियां हैं वो बीजेपी की बी टीम है, या कहीं दूसरी जगह जिन स्टेटों में ये नहीं है वहां दूसरी पार्टियों को कहा जाता है कि ये तो बीजेपी की बी टीम है। लगातार सत्ता में रहने के बाद कांग्रेस को यह लगने लगा कि जो भी हमको हराता है वो तीसरे पक्ष के कारण हरा पाता है, जबकि ऐसा है नहीं। कांग्रेस का जनाधार धीरे धीरे कम होते जा रहा है, उसके कार्यकर्ता ग्राउंड पे से घटते जा रहे हैं। बड़ी माइग्रेशन हुआ कांग्रेस का। 2017 से जो लोग कांग्रेस में थे वो आज 2022 में कांग्रेस के साथ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये सब भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रादेशिक नेतृत्व, उनके काम, उनके संगठन की जो जमावट है उसके कारण, उनकी नीतियों के कारण, उनका लोगों में सहज और समभाव से संपर्क के कारण ये सब हो रहा है। तो ये तो पूरे देश की स्थिति है। हम हिमाचल में हारे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा वोट शेयर खत्म हो गया, मगर जहां कांग्रेस हार रही है कांग्रेस का वोट शेयर ही गायब हो रहा है। तो ये कांग्रेस को लिए बड़ी चिंता की विषय हो सकती है। हम दिल्ली में भी इस बार एमसीडी के चुनाव हार गए और 2 टर्म पहले के भी हम दिल्ली के चुनाव हारे, स्टेट के विधानसभा के, लेकिन हमारा वोट शेयर गायब नहीं होता। यही मैं पूछना चाह रहा था कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी केवल गुजरात जीती, हिमाचल हार गई, दिल्ली हार गई, राजस्थान का उपचुनाव हार गई, छत्तीसगढ़ का उपचुनाव हार गई। जितने उपचुनाव हुए उसमें केवल एक उपचुनाव को छोड़ करके बाकी सारे के सारे चुनाव गुजरात के अलावा भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो विपक्ष का यह कहना है कि देश में तो भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती जा रही है, गुजरात उनका गढ़ है,
तो क्या कहना है आपका क्या ये चिंता का विषय नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए? नहीं, मैं इसको एक अलग ढंग से देखता हूं सर। आप देखिए, पूरे देश में कई प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। हमें पहले उत्तर भारत की पार्टी कहा जाता था, कई जगह हमको शहरों की पार्टी कहा जाता था, कई जगह हमको बनियों महाजन की पार्टी कहा जाता था। लेकिन आप देखिए, सने सने धीरे धीरे हमारा संगठन का विस्तार पूरे देश में हो रहा है, और हम दक्षिण में भी आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण के राज्यों में भी अच्छा करेगी। हम त्रिपुरा जैसे, जहां हमारा कोई नाम लेवा नहीं था, वहां हम आज सरकार में है, असम में हम सरकार में है। कई तरह की धारणाएं भाजपा के बारे में है, पर अब वो सब बदलाव आ रहा है, और बदलाव आकर के हम अपना विस्तार सकारात्मक तरीके से कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कहीं भी नकारात्मक राजनीति में विश्वास नहीं करती, हम सकारात्मक तरीके से बढ़ रहे हैं। और जहां तक सवाल है, आप उपचुनाव में हम हारे। उपचुनाव में अक्सर ये देखा जाता है कि जहां जिसकी सत्ता रहती है वो चुनाव जीत जाते हैं। ऐसा उपचुनाव का एक ट्रेंड होता है, वैसे ही ट्रेंड देखने में आया है। यूपी में हम जीते, कमोबेश हम बिहार में भी जीते, मगर ऐसी सीटें हम नहीं हारे जहां हमारी सत्ता है और हम हारे, ऐसा नहीं हुआ। फिर भी जहां हम चुनाव हारे हैं, वहां की समीक्षा पार्टी अपने स्तर पे करती है, और आने वाले समय में हम वहां भी जीतेंगे, ऐसा प्रयास निरंतर पार्टी अपने स्तर पर करेगी। यह कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में एक मजबूत इच्छा शक्ति है। वो किसी काम के लिए जब, या किसी उद्देश्य को लेकर के जब चलते हैं, तो बड़े से बड़ा निर्णय करने में भी हिचकते नहीं है। इस बार गुजरात में भी ऐसा ही हुआ। मुख्यमंत्री से लेकर के पूरी कैबिनेट तक बदल दी, लगभग 40% टिकट काट दिए गए, और इससे जो सत्ता विरोधी लहर है उसको काबू में किया गया। अब आने वाला समय मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में भी कहीं ना कहीं सत्ता विरोधी लहर का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा। क्या उस चुनाव परिणाम या उस चुनाव की रणनीति का आप मध्य प्रदेश में भी प्रभाव देखते हैं, या कैसे इस चुनाव को आप जीत पाएंगे, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए नरोत्तम जी, गुजरात में जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने पिछले साल परिवर्तन किया, ऐसा देश के इतिहास में यह पहला परिवर्तन था। और दूसरा, इसके विपरीत बात यह भी है कि किसी मोहल्ले का कोई राजनीतिक समीकरण उसके पास के मोहल्ले में भी लागू नहीं होता। तो हर जगह का अपना अपना एक चुनाव का तथ्य है, या चुनाव की एक अपने अपने बिंदु हैं, अपने अपने घटक हैं। कोई चीज दूसरी जगह लागू नहीं होती। कोई मोहल्ला जातिवाद से चलता है, कोई मोहल्ला कार्यकर्ता की पेट से चलता है, कोई मोहल्ला परंपरागत विरोधी होने के कारण वहां अच्छे कार्यकर्ता होने के बावजूद नहीं जीत पाते हैं। तो ये सब चीजें लंबे समय में, दीर्घावधि में परिवर्तित होती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि गुजरात का कोई फार्मूला मध्य प्रदेश पे लागू हो जाएगा। मध्य प्रदेश में जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी अभी मजबूत स्थिति में, हमारा वोट शेयर भी अब काफी कुछ बड़ा है, और आप देखेंगे आने वाले चुनाव में भाजपा जिन क्षेत्रों में चुनाव नहीं जीती थी, वहां से भी बेहतर परिणाम निकाल के लाएंगे। हमारा शीर्ष नेतृत्व, प्रादेशिक नेतृत्व, गुजरात हमारे लिए ये जो परिणाम आए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश एक चुनौती के रूप में लेती है कि हम भी वैसे ही परिणाम देंगे। ये हम मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से गुजरात के परिणामों से प्रेरणा लेकर के यहां भी इस तरह के परिणाम लाने का प्रयास हम करेंगे। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की यह शानदार जीत थी, और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि मध्य प्रदेश के जाबाज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस जीत के लिए एक कठोर मेहनत की, और खासकर हमारे बढ़वा क्षेत्र से राजनीति के चाणक्य श्री जितेंद्र जी सुराणा का योगदान बहुत बड़ा रहा। अंत में यही पूछना चाहूंगा, क्या संदेश देना चाहते हैं आप इस जीत के पीछे यहां के क्षेत्र की जनता को, या गुजरात के लोगों को, या देशवासियों को? मैं एक तो ये देना भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि टीम वर्क काम करता है। पार्टी में जब सब लगते हैं तो परिणाम अच्छे होते हैं।
और क्षेत्र की जनता से या हमारे मध्य प्रदेश के हमारे नागरिकों से भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से गुजरात में कोऑपरेटिव है, जिस तरह गुजरात में सहभागिता है, हम सब ने भी गुजरात में एक चक्कर ये देखना चाहिए कि वहां निचले स्तर पे छोटे क्षेत्रों में भी जिस तरह से सहकार की भावना है वो समाज में भी काम करती है, व्यापार में भी काम करती है और मित्रता में भी काम करती है। ऐसा हमको भी प्रेरित करा। हम जितने कार्यकर्ता थे उन्होंने ये महसूस किया कि हमारे यहाँ से ज्यादा वहां पे कोऑपरेटिव सेक्टर अच्छा है और हमने प्रयास करना चाहिए कि हर क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में आपसी तालमेल को हमने बढ़ाना चाहिए। ये मेरा गुजरात का अपना एक अनुभव रहा। जीवन शैली में वहां के लोग कम खर्च में कैसे अच्छी जीवन शैली जिए, ये भी वहां पे देखने को मिली। वहां का खान पीन बहुत अच्छा लगा और उन सब का भी हमने खूब आनंद लिया। बहुत सारे के कार्यकर्ता से, छोटे बड़े नेताओं से, वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों से परिचय हुआ और मैं सबको ये बोल के आया हूं कि आप हमारे ओंकारेश्वर के दर्शन करने आइए, बाजीराव पेशवा के समाधि स्थल को देखने आइए, महेश्वर आइए और इधर हमारे जो बांध वगैरह बने हुए हैं वो बिरले हैं, ऐसे देश में कहीं है नहीं जहां 120 किलोमीटर में 3 बांध है। तो उस नर्मदा के स्वरूप को, हमारी मां मेकल कन्या के स्वरूप को देखने आइए। ऐसी तरह की बहुत बातचीतें इस पिछले 3 महीनों में कई परिवारों में आने जाने का मौका मिला, वहां सब हुई। हमको भी सब लोग उधर कहते हैं कभी थोड़े दिन के लिए गुजरात तो आइए, तो ऐसा हम भी कह के आए कि कभी हमारे नर्मदा में आइए, नर्मदा के तट पे आइए, यहाँ भी घूमिए। तो बहुत अच्छा रहा, सब लोगों से मिलना जुलना रहा। सबको बहुत बहुत गुजरात चुनाव के जीतने की बधाइयां, क्योंकि हमारा ये प्रदेश गुजरात से लगा हुआ है और हम ये चाहेंगे कि मध्य प्रदेश की जनता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो विजन है, उनके काम है, उसमें अपना विश्वास जताती रही है, आगे भी जताती रहेगी। धन्यवाद। ये थे जितेंद्र जी सुराणा। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई और आगे आप और उच्च शिखर पर पहुंचे। यहाँ की जनता भी आपको बड़े पदों पर देखना चाहती है। यही हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।